हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं अनसोल्ड पेपर सीरीज क्लास 12th, अनसोल्ड पेपर सीरीज क्लास 12th, जिसमें 2020-2019 के अनसोल्ड पेपर सॉल्व हो चुके हैं। अब हमारी चल रही है 2018 की सीरीज, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मंडे को मुझे लाइव क्लास लेनी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं मंडे को लाइव क्लास नहीं ले पाया। तो अब आपकी अगले टर्न पर यानी ट्यूसडे और 1/6/21 यानी 1/6/2021 को लाइव क्लास होने के चांसेस हैं। लाइव क्लास होगी आपकी, ठीक है ना। और इसकी जिसका केमिस्ट्री टाइमिंग होगा 9 से 10 AM पर, और बायोलॉजी की क्लास होगी 8 से 9 AM, ठीक है ना। ये आपकी लाइव क्लास शुरू होगी। आपको हुई असुविधा के लिए खेद है, क्योंकि मंडे यानी आज से मंडे को मैंने क्लास लेने के लिए बोला था, और आज आपका मंडे को मैं क्लास नहीं ले पाया टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं, आपका एक दिन बाद शुरू हो जाएगा। और एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है कि जुलाई के दूसरी सप्ताह में, सेकेंड वीक में आपकी क्लासेस आपके एग्ज़ाम होंगे। और इसका पैटर्न कुछ चेंज सा लग रहा है। उन्होंने कहा है 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे। कैसा पैटर्न होगा वो आपको समय पर रहते ही गवर्नमेंट द्वारा उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं कि आइए अपने सेट पर चलते हैं। केमिस्ट्री अनसोल्ड पेपर 2018 सेट नंबर 5 GCGJ क्लास 12th। पहला प्रश्न है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय। प्रथम कोट की अभिक्रिया के अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय उसके प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। यानी पहले के का फर्स्ट ऑप्शन सही है, उसके प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है, ठीक है ना। ये पहला ऑप्शन हो गया। और इसी का खा नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है धातु की प्रकृति पर। यह रिपीट क्वेश्चन है, 2-3 बार आ चुका है। विलयन की मोलरता पर, विलयन के ताप पर, और इन सभी पर। तो इसका चौथा ऑप्शन है सभी पर डिपेंड करता है। पहले का गा है। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित विलयनों में से किसका परासरण दाब सर्वाधिक होगा, ठीक है ना। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है, बट कैसे है। थर्ड ऑप्शन है NH4 का होल थ्राइस PO4, ठीक है ना। अब देखिए इसके ऑप्शन की बात करते हैं, हम आपको समझाते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 1M NaCl, इसको अगर तोड़ते हैं तो Na+ Cl- बनेंगे। आयनों की संख्या कितनी बनती है, इसमें मात्र 2 आयन बनते हैं ना, एक प्लस का एक माइनस का। दूसरा आयन है 1M BaCl2, है ना। अगर इसकी बात करते हैं तो Ba पे 2+ बनते हैं, +2Cl- बनते हैं। आयनों की संख्या 2 + 1 बराबर कितने हो गए, 3 आयन हो गए। तीसरा ऑप्शन है 1M NH4 का होल थ्राइस PO4, इसकी बात करें तो ये बनेगा क्या, 3NH4 प्लस PO4 ट्रिपल माइनस। तो कितने आयन बनते हैं, 3 और 1 4 आयन बनते हैं। चौथा ऑप्शन है आपका 1M Na2SO4, तो ये बनेगा क्या, 2Na+ SO4 डबल माइनस बराबर क्या आ जाएगा, 3 आयन बनेंगे। तो उसने कहा सर्वाधिक परासरण दाब किसका है, जिसमें आयनों की संख्या सबसे ज्यादा है वही सर्वाधिक परासरण दाब उसी का होता है, ठीक है ना। आयनों की संख्या जिसकी ज्यादा होगी उसका परासरण दाब अधिक होगा। तीसरा ऑप्शन सही है। अगले में चलते हैं घ नंबर पर। एस्कॉर्बिक अम्ल है, विटामिन होता है, वो भी विटामिन C होता है। थर्ड ऑप्शन इसका भी सही है। विटामिन का होता है, कौन से विटामिन का होता है, C का होता है। अंगा नंबर है, 5वां क्वेश्चन है, एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है। पहला ऑप्शन सही है दीर्घ परासी कोटि, दीर्घ परासी कोटि, ठीक है ना। दीर्घ परासी कोटि होती है क्रिस्टलीय ठोस में। इसका 4 नंबर क्वेश्चन है, एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय कॉस्टिक पोटाश के साथ, एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय कास्टिक पोटाश के साथ
गर्म करने पर किस पदार्थ के बनने से दुर्गंध आती है। ठीक है ना, तो देखिए भैया, दुर्गंध बनाने वाला हमेशा आइसोसाइनाइड होता है। क्या होता है? आइसोसाइनाइड होता है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है, C6H5NC। ठीक है ना, ये कार्बिल एमीन क्रिया का उदाहरण है NC। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर, दूसरे की का पर चलते हैं। दूसरे का कह रहा है, सिल्वर जालक CCP जालक बनता है। सिल्वर CCP जालक बनाता है। एक्सीकरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोशिका के कोर की लंबाई, यानी दूसरे का सेकंड का बात कर रहा है, कोर की लंबाई मतलब A बराबर है 408.6 पिकोमीटर। ठीक है ना, पिकोमीटर है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। परमाणविक द्रव्यमान M बराबर दे रहा है 107.9 और CCP जालक का मतलब है FCC जालक, जिसमें परमाणुओं की संख्या होती है Z बराबर 4। हमें D बराबर निकालना है। हमारा सूत्र होता है D बराबर Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू N। Z का मान है 4 इंटू M का मान है हमारा 107.9। ठीक है ना। अभी देखिए एक चीज है, यहाँ पर पिकोमीटर में दिया गया है। अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलें तो हो जाएगा 408.6 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इतना हो जाएगा। और अगर इसको और करें तो पॉइंट को अगर इधर लाएं 4.086 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये A का मान हो जाएगा। अब हम वैल्यू रखते हैं, A का आ जाएगा 4.086 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब इंटू Na का मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23। Na की वैल्यू होती है, ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 107.9 अपॉन 4.086 इंटू 4.086 इंटू 4.086 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है ना। आप पावर पहले कम कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 इंटू 107.9 अपॉन 4.086 इंटू 4.086 इंटू 4.086 इंटू 6.023 इंटू 10⁻⁻1। ये -1 यहाँ ना रह करके ऊपर जाएगा तो प्लस का गुणा हो जाएगा, 10 आ जाएगा। इसके आगे का कैलकुलेशन जो है आप लोग स्वयं कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके आगे का कैलकुलेशन आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है, गुणा करना है, भाग देना है, और इतना तो आप करना सीखें, नहीं तो एग्जाम में आप क्या करेंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं दूसरे के खा पर। क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा है, 96% सल्फ्यूरिक अम्ल का आपेक्षिक घनत्व 1.84 है। इस अम्ल की मोलरता तथा नॉर्मलता की गणना कीजिए। ठीक है ना, तो देखिए क्या होगा कि 96% का तात्पर्य, भाई 96% में दे रहा है, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से निकालते हैं ना। तात्पर्य है कि 100 ml में, ठीक है ना, 100 ml में H2SO4 बराबर 96 ग्राम। ठीक है ना, 96% का मतलब क्या हुआ कि 100 ml H2SO4 में 96 ग्राम H2SO4 है, यानी 100 ml विलयन में H2SO4 की मात्रा कितनी हो गई? 100 ग्राम हो गई। तो विलयन का द्रव्यमान निकालते हैं। विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? आयतन गुणे घनत्व। ठीक है ना, आयतन गुणे घनत्व। आयतन कितना ले लिया? 100 ml लिया है, और घनत्व दिया है 1.84 बराबर आ जाएगा 184 ग्राम। ठीक है ना, इतना टोटल आ जाता है, विलयन का द्रव्यमान आता है। और विलेय का द्रव्यमान इतना है तो विलायक का द्रव्यमान आसानी से निकाला जा सकता है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान बराबर आपका क्या आ जाएगा? 184 माइनस 96 इक्वल टू 14 में से 6 गए 8 बचे, और
17 में से 9 गए 8, 88 ग्राम आ जाएगा। ये विलायक की मात्रा आ जाती है, ठीक है ना। ये विलायक, ये विलयन का भार हो गया, कुल मात्रा आ गई है, ठीक है ना। अब हम सूत्र लगा देते हैं मोलरता। क्या पूछा है? मोलरता, ठीक है। लेकिन भैया विलेय और विलायक दोनों ग्राम में है तो मोलरता बताएगा, मिसप्रिंट है। तो मोलरता बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। 96 इंटू 1000 अपॉन अणुभार 98 होता है इंटू 88, ठीक है। इनको अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक, क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो हो जाएगा 96000 अपॉन इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 8624 इक्वल टू आ जाएगा 11.13 मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है ना, मोल प्रति किलोग्राम। ये आपका क्या आ जाएगा? इन दोनों का कैलकुलेशन आ जाएगा। अब हमें इसी में नॉर्मलता निकालना है। इसी का दूसरा पार्ट कह रहा है मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। तो फॉर्मूला होता है, देखिए, नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार बराबर मोलरता गुणे अणु भार। हमें निकालना नॉर्मलता बराबर तो m इंटू एम अपॉन ई बराबर क्या आ जाएगा? m मोलरता ये 11.13 इंटू अणु भार 98 अपॉन तुल्यांकी भार H2SO4 का तुल्यांकी भार 49 होता है। 4 दूनी 49 दूनी 98, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 22.26 ग्राम तुल्यांक, ये नॉर्मलता आ जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों का आंसर कैलकुलेट हो जाता है। इस तरह से आपका दूसरे का खा भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के गा और घा पर। क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा कह रहा है कोलराउस नियम की व्याख्या कीजिए। कोलराउस नियम आपका चैप्टर नंबर 3 में और कम से कम 10 बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है। ब्राउनी गति भी बार बार रिपीट हो चुकी है, ये आपकी चैप्टर नंबर 5 पर मिलने वाली है आपको, और इसके अलावा अनसॉल्व्ड में भी सॉल्व करवा दी गई है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है एक जलीय विलयन जिसमें 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड 1 किलोग्राम जल में घुला है 373.0832 केल्विन पर उबलता है। बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए BaCl2 का द्रव्यमान यानी कि BaCl2 का भार यानी स्मॉल w बराबर आपका दिया गया है, कितना है? 12.48 ग्राम, ठीक है ना। विलायक यानी कैपिटल W बराबर 1 किलोग्राम जल में इसको घोला गया है। BaCl2 के इतने ग्राम को इतने ग्राम में घोला गया है, 1 किलोग्राम में घोला गया है। आगे कह रहा है कि, ठीक है, विलायक का क्वथनांक T = 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल की बात कर रहा है ना, तो जब प्लस 273 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। और विलयन का क्वथनांक दे रहे हैं 373.0832 केल्विन, ठीक है ना। तो अगर हम इसका डेल्टा T भी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? TS - T = यानी इस विलयन में जो वृद्धि हुई है डेल्टा टी भी क्या होती है? विलायक के क्वथनांक में हुई वृद्धि। तो वृद्धि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 373.832 माइनस 373 बराबर आ जाएगा 0.0832 केल्विन। इतने की वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना, इतने की वृद्धि हो जाती है, ठीक। ये डेल्टा टी भी का मान आ गया। और आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि देखेंगे Kb का मान दिया हुआ है 0.52 केल्विन किलोग्राम, 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ये दिया गया है। और BaCl2 का आणविक द्रव्यमान यानी m की वैल्यू दी गई है 208.34, ठीक है ना, ये दिया गया है। अब हमें चूंकि क्या निकालना है? क्लोराइड के वियोजन की मात्रा यानी अल्फा = आपको कैलकुलेट करना है, अल्फा की वैल्यू आपको निकालना है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, यहाँ पर स्मॉल m क्या है? आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो इससे पहले हम इसकी
मोललता निकालते हैं। तो इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। मोललता बराबर क्या होता है, स्मॉल w का मान है 12.48 गुणे 1000 होता है अपॉन डेल्टा टीवी स्मॉल है 208.34 अणुभार होता है जो कि आपका दिया गया है, इनटू कैपिटल W का मान 1 किलोग्राम है जिसको ग्राम में बदलना होगा तो 1000 से 1000, या फिर इन दोनों को लिखेंगे ही नहीं, या फिर इन दोनों को, क्योंकि ये किलोग्राम में मात्रा दी गई है, अगर ग्राम में होती तो बदलना पड़ता है ना, ग्राम में तो दी नहीं गई है इसलिए इसको बदलना नहीं पड़ेगा। अब अगर इसका हम भाग देते हैं, सॉल्व करते हैं तो 0.05 किलोग्राम प्रति मोल, ये आपका मोललता आ जाती है, ठीक है ना। अब हम सूत्र लगाते हैं डेल्टा टीबी बराबर I इंटू केवी इंटू स्मॉल है। तो अगर हम I बराबर पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी अपॉन केवी इंटू एम माने मोललता, एम मतलब मोललता, ठीक है ना। अब अगर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी का मान आया है पॉइंट, ये रहा डेल्टा टीबी 0.0832 अपॉन केवी का मान है 0.852 इंटू और एम मोललता आई है 0.05, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 दशमलव दोनों हट जाएंगे, 832/5 10 25 और 1 26 260 हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक मिनट, ये मात्रक उल्टा हो गया और 59 मोल प्रति केजी आएगा, मोल पर केजी, और इसको अगर हम 59 करते हैं तो ये हो जाएगा 52 इंटू 59 स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, आप लोग स्वयं भी कर सकते हैं इसके बारे में, गुणा भाग है ना। तो 1 2 3 4 5 एक 0 बढ़ा लेंगे, ये इतना हो जाएगा, ठीक है, तब आपका पॉइंट हटेगा। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो I की मान जो है वो आ जाएगा 2.71, ये I का वैल्यू आ जाएगा। अब हमें चूंकि निकालना है वियोजन की मात्रा, क्या निकालना है, वियोजन की मात्रा बराबर सूत्र होता है I माइनस वन अपॉन अल्फा माइनस वन, सॉरी अल्फा n माइनस वन। लेकिन अब n कहाँ से आएगा, है ना, n कहाँ से आएगा, तो हम क्या करते हैं, देखिए BaCl2 काय में टूटेगा, Ba प्लस 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 2Cl माइनस, ठीक है ना, Ba प्लस 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 2Cl माइनस, कितने आयन बने, 2 और 1 3, यानी n = 3। अब हम सूत्र लगाएंगे वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा को अल्फा से लिखते हैं तो I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, I का मान आया है 2.71 माइनस 1 अपॉन n का मान आया है 3 माइनस 1, बराबर करेंगे तो 0.71 अपॉन 2, भाग दे देंगे तो पॉइंट के 2 3 6 2 5 10 2 5 10 355, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। रुकिए, हाँ गलत हो रहा है, सॉरी भैया गलत हो गया, 2.71 में घटाएंगे तो 1.71 आएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे 0.85, ये आपकी ग्राम वियोजन की मात्रा आ जाएगी, ठीक है ना। ये आपका हो गया आंसर तीसरे का, ठीक है ना। अब चलते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 3 का खा कह रहा फैराडे के नियम, फैराडे संख्या यहाँ पर लिख दिया, फैराडे नियम कि फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो फैराडे ने वैद्युत अपघटन संबंधी 2 नियम दिए हैं, प्रथम और द्वितीय, ये आपके चैप्टर नंबर 3 में है। तीसरे का गा कह रहा है हार्डी-सूल्जे नियम का उल्लेख कीजिए, ये भी आपको तीसरे
चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगा। रिपीट क्वेश्चन है, कई बार ये सब पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनको सॉल्व नहीं करेंगे। तीसरे का घा कुछ नए तरीके का है, आपने इस तरह का फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी पढ़ी होगी। कह रहा 88 रेडियम 226, 88 रेडियम 226 कह रहा है कि विघटन से बनने वाली उत्कृष्ट गैस का नाम एवं एक उपयोग लिखना है। ठीक है ना, उत्कृष्ट गैस कौन सी बनती है? तो 88 रेडियम का अगर विघटन होता है तो यहाँ से अल्फा कण का निष्कासन होता है, अल्फा कण निकलता है तो बचता क्या है? परमाणु भार में 4 की कमी हो परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है और परमाणु भार में 2 की कमी हो जाती है, तो ये 86 हो जाएगा। 86 क्रमांक किसका होता है? रेडान का। ठीक है ना, तो आपका आंसर हो गया उत्कृष्ट गैस का नाम जो है वो रेडान है, और इसका उपयोग जो है, उपयोग जो होता है कैंसर के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का ये तो समझ में आ गया होगा। उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस बराबर कौन है? रेडान। इसका उपयोग कहाँ होता है? कैंसर के उपचार में किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, आगे चलते हैं तो हमारा चौथे का कह रहा है संक्रमण तत्वों द्वारा रंगीन आयन बनाने की व्याख्या कीजिए। तो भैया ये संक्रमण तत्वों के बारे में है, ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 8 में मिल जाएगा। आपके पास नहीं है तो मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। इसका आंसर आपका रिपीट हो चुका है। सबसे भैया क्या बताया था कि संक्रमण तत्वों के बाह्य कोश में, ड्यूब कोश में अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे वे क्या करते हैं? चालकता क्षेत्र में चले जाते हैं और अधिक ऊर्जा उत्सर्जन करने लगते हैं और उनके कलर्ड आयन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। चौथे के का ये तो था फर्स्ट। का सेकंड की बात करें, बहुत कुछ पूछ लिया है इसने कि 2 लैंथेनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर, 2 लैंथेनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिखी। ठीक है ना, तो 2 लैंथेनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखते हैं तो क्या आएगा कि मान लीजिए पहला है सीरियम 58 है। ठीक है ना, सीरियम 58 है, और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो सबसे पहले जीनॉन तक कर दीजिएगा। जीनॉन का मतलब 54 तक हो जाता है। ठीक है ना, और जीनॉन के बाद आपका आता है 4f1, 5d1 और 6s2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है। ठीक है ना, 4, 5, 6 4f1, 5d1 और 6s2। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है। अब इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो उसने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिखिएगा। ठीक है ना, ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिखना है। एक सेकंड, ये जो है कंडीशन आई है विन्यास की, ये अस्थायी विन्यास है एवं मूल अवस्था का विन्यास है। ये क्या करेगा? स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए 4f0, 5d0 एंड 6s0 ये स्थायी विन्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थायी विन्यास। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है? कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया? 1, 2 और 2, 4। तो यही इसकी सीरियम की ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी, बराबर कितनी आएगी? प्लस के 4। अगर हम इसके आगे चलते हैं, मान लीजिए कि एट्रियम YB, एट्रियम 76, ठीक है ना, सॉरी 70, एट्रियम 70 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये हो जाएगा जीनॉन XC, 4F14, 5D1, ठीक है ना, और 5D1 भी नहीं जाएगा, सीरियम 4F14, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, और 6S2 जो कि अस्थायी विन्यास होगा,
अस्थायी विन्यास होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा भैया, अस्थायी विन्यास होगा। और इसकी एक्साइटेड स्टेज में क्या आएगा, जीनॉन 4F14 5D0 एंड 6S0, ये आपका स्थायी विन्यास होगा। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो इट्रियम YB70 की ऑक्सीकरण अवस्था बराबर +2, ये आपका आंसर हो जाएगा चौथे के का सेकंड पार्ट, ठीक है। और इसका जो थर्ड पार्ट है, कह रहा पाइरोलुसाइड से कि पोटेशियम परमैंगनेट बनाने का समीकरण, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, इसलिए इसको हटा देते हैं। अब हम चलते हैं चौथे के खा पर। क्वेश्चन नंबर 4 का खा, चौथे का खा बहुत ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एक कार्बनिक यौगिक A अपचयन पर यौगिक B देता है। एक कार्बनिक यौगिक A है और उसका अगर हम अपचयन करवाते हैं तो B देता है, जो नाइट्रस अम्ल के साथ एथेनॉल देता है। जो नाइट्रस अम्ल के साथ एथेनॉल, यौगिक B क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध वाला यौगिक C देता है, जो अपचयन के पश्चात एथिल मेथिलेमीन बनाता है। A, B व C के नाम व संरचना सूत्र लिखिए तथा अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरणों द्वारा संतुलित कीजिए। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको शुरू करते कह रहा है एक कार्बनिक यौगिक A अपचयन पर यौगिक B देता है, जो नाइट्रस अम्ल के साथ एथेनॉल देता है। यानी यौगिक B जो है वो नाइट्रस अम्ल के साथ एथेनॉल देता है। इसका मतलब कौन देता है, अगर हम एथिलेमीन की अभिक्रिया HNO2 से करवाते हैं तो एथेनॉल बनता है, ठीक है ना। अतः यौगिक B जो होगा वो हमारा निश्चित रूप से एथिलेमीन होगा। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, चूंकि एथिलेमीन की क्रिया HNO2 से कराने पर एथेनॉल बनता है। कह रहा ना कि यौगिक B की क्रिया HNO2 से कराने पर, नाइट्रस अम्ल से कराने पर एथेनॉल बनता है। अतः यौगिक B निश्चित रूप से एथिलेमीन होगा, ठीक है ना। तो अब चूंकि एथिलेमीन किससे प्राप्त हुआ होगा ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो एथिलेमीन को प्राप्त करने के लिए क्या है कि देखिए CH3C मेथिल साइनाइड की अभिक्रिया का अपचयन LiAlH4 से कराते हैं तो इसका अपचयन होता है, 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी और ये बन जाएगा CH3CH2NH2। तो ये हमारा यौगिक B हो जाएगा, ठीक है ना, एथिलेमीन हो जाएगा। और ये हमारा यौगिक A हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, उसने कहा कि यौगिक B नाइट्रस अम्ल के साथ एथेनॉल देता है। आगे कह रहा है कि यौगिक B क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध वाला यौगिक C देता है। तो देखिए इसको हम C2H5NH2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दें, चूंकि B क्लोरोफॉर्म यानी CH3 व क्षार के साथ तीव्र दुर्गंध युक्त यौगिक C देता है। तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, C2H5NH2 प्लस CHCl3 कर दो, ठीक है ना, CHCl3 प्लस 3KOH
अब क्रिया करवाएंगे, इतना भाग निकल जाएगा और ये बनेगा C2H5NC। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि दुर्गंध की बात करेगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड बनेगा। ये हमारा यौगिक C है प्लस 3KCl, नीचे लिख देता हूँ 3KCl प्लस 3H2, ये ठीक है ना। तो ये हमारा यौगिक C हो गया। आगे कह रहा है जो अपचयन के पश्चात एथिल मेथिल एमीन देता है। अब इसका अगर हम अपचयन करवाते हैं तो एथिल मेथिल अपचयन कराने पर तो C2H5NC, ठीक है ना, C2H5NC, और इसका अपचयन 4 हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं और सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में उत्प्रेरक के रूप में, तो Na/C2H5OH, और ये बन जाएगा C2H5CH2NH2, नहीं NHCS3, ये NHCS3 एथिल मेथिल एमीन। एक ये 2 डिग्री एमीन है, द्वितीयक एमीन बनता है। तो जो अपचयन के पश्चात तो यौगिक A, B व C के नाम और सूत्र लिखिए तथा आप क्रियाओं के रासायनिक समय। अब इतना जब हो जाए तो उसके बाद लाइन खींचेंगे और लाइन खींचने के पश्चात आप लिखेंगे A बराबर CS3Cl, नाम होगा मेथिल साइनाइड, B बराबर हो जाएगा आपका CS3 या C2H5NH2, नाम होगा एथिल एमीन, और C बराबर होगा हमारा C2H5NC यानी एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, ये ABC हो जाएंगे, ठीक है ना। इन सब के बाद में ये इस तरह से हमारा जो चौथे का खा था वो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, और चौथे का गा, क्वेश्चन नंबर 4 का गा जो है ब्यूनायस रबड़ यानी बहुलक चैप्टर से है। बहुलक मतलब चैप्टर नंबर 15 से है। और चौथे का जो घा है निम्नलिखित अपमार्जक के बारे में पूछ रहा है। ये चैप्टर नंबर दैनिक जीवन में रसायन यानी 16 से है, और ये दोनों चैप्टर आपके आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का पांचवें का कह रहा है सल्फ्यूरिल क्लोराइड की अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने के में 60 मिनट का समय लगता है। प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में समय जो है आधी मतलब अर्धायु है ना, तो अर्धायु का मतलब हो गया T½ बराबर 60 मिनट दे रहा है। और कह रहा है वेग स्थिरांक की गणना, सूत्र होता है 0.693/T½ इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.693/60। इसके बाद अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो बहुत सिंपल सा है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो 0.0115 प्रति मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पांचवें का खा, क्वेश्चन नंबर 5 का खा, इसमें बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को प्राप्त करना है, जो कि चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है। और ये पूरा चैप्टर आपका आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है, इसलिए इसको नहीं करेंगे। पांचवें की गा में कह रहा है निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखना है, ठीक है ना। तो पहला दिया हुआ है FeH2O का होल 6Cl3। इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हेक्सा एक्वा फेरस थर्ड क्लोराइड, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट CO Na3 का होल 4 SO4
NO3। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो IUPAC नाम बनेगा हमारा टेट्राएमीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट। ये हमारा हो जाएगा। तो ये 5 का खा और गा सॉल्व हो जाते हैं। अब चलते हैं 5 के घा पर। 5वें का घा, क्वेश्चन नंबर 5 का घा क्या कह रहा है कि 5वें घा क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, इसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC कहते हैं या फिर फ्रेयान 12 कहते हैं, ठीक है ना, एक ही नाम है, एक ही चीज है। कह रहा कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा एंटीमनी फ्लोराइड्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड और एंटीमनी फ्लोराइड्स की अभिक्रिया द्वारा CFC प्राप्त होता है, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्राप्त होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और एंटीमनी फ्लोराइड्स की अभिक्रिया द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CCl2F2, ये है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन अथवा फ्रेयान 12 इसी को कहते हैं, ये प्राप्त होता है। अब इसका उपयोग कहाँ पर होता है, इसका उपयोग फ्रिज AC में प्रशीतक यानी ठंडक उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, ठंडक उत्पन्न करने में इसका प्रयोग करते हैं। अब आते हैं पर्यावरणीय प्रभाव में। तो इसका क्या प्रभाव होता है, अगर फ्रेयान वायुमंडल में विसरित होकर, यानी विसरित माने होता है फैलकर, फ्रेयान वायुमंडल में विसरित होकर फैल करके क्षोभ मंडल में चले जाते हैं, यानी वायुमंडल में फैलते हैं और क्षोभ मंडल में पूरा वितरित हो जाते हैं, जहां पर ये मुक्त मूलक श्रृंखला क्रिया प्रारंभ करते हैं, यानी फ्री श्रृंखला क्रिया प्रारंभ कर देते हैं। फलस्वरूप प्राकृतिक ओजोन संतुलन बिगड़ जाता है, नेचुरल ओजोन सिस्टम जो है वो बिगड़ जाता है और ओजोन परत पतली होती चली जाती है। आपने सुना भी हो अंटार्कटिका महाद्वीप पर ओजोन परत में छिद्र हो गया है, छिद्र से मतलब होता है वहां पर ओजोन मंडल पतली हो गई। अगर ओजोन मंडल बढ़ गया होल तो क्या होगा, सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएंगी और सभी इस जीवधारियों को स्किन कैंसर होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा 5वें का घा। अब हम चलेंगे 6वें के का पर। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है एक एरोमेटिक कार्बन यौगिक A क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ अभिक्रिया से B और C देता है, जिन्हें जिंक चूर्ण के साथ आश्रित करने पर D मिलता है। D के ऑक्सीकरण से C7H6O2, कह रहा D के ऑक्सीकरण से C7H6O2 मिलता है, यौगिक E प्राप्त होता है। तो अगर हम इसको खोलना चाहें तो ये पता क्या बनेगा, C6H5COOH, यानी बेंजोइक अम्ल। अब बेंजोइक अम्ल हमें प्राप्त करना है, लेकिन ये जो बेंजोइक अम्ल है ये हमारा कंपाउंड नंबर E है, यानी 5वां कंपाउंड है। तो पहले क्या होगा, फर्स्ट नंबर पर कौन होगा उसके बारे में आइए देखते हैं। तो अगर हम फिनॉल की क्रिया, किसकी, OH, फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक क्षार के साथ करवाते हैं तो B और C मिलेगा, CHCl3 KOH। तो क्या बन जाएगा, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड CHO, ठीक है ना, प्लस OH और CHO, ठीक। इसका नाम है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और ये वाला है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये जो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है और ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये यौगिक हमारा B हो गया और ये यौगिक हमारा C, तो ये वाला हमारा A होता है। उसने कहा कि B और C देता है, जिन्हें जिंक चूर्ण के साथ, इन्हें अब अगर हम ये जो यौगिक प्राप्त हुए इन्हें अगर हम जिंक चूर्ण के साथ आश्रित करते हैं तो D मिलता है। तो इनका हम देखिए क्या करते हैं, आश्रम करवाते हैं, वो भी किसके साथ, जिंक चूर्ण के साथ, तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, यानी CH।
बेंजल्डिहाइड। ठीक, ये जो हमारा यौगिक है ये डी, बेंजल्डिहाइड हमें डी प्राप्त हो जाता है। आगे कह रहा है कि डी के ऑक्सीकरण से अब अगर हम इस यौगिक का ऑक्सीडेशन करवा दें, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण करवा देते हैं, तो हमें यौगिक ई मिलता है। और ई यौगिक के लिए क्या करना है, अभी आपको लास्ट में उसने कहा था C+H बेंजोइक अम्ल, ठीक है ना, इसका नाम है बेंजोइक अम्ल। ठीक, अथवा इसी को क्या लिख सकते हैं कि जो अणुसूत्र दिया गया C7H6O2, ये हमारा, ठीक है ना। तो जो ये हमें लास्ट में प्राप्त हुआ, ये हमारा यौगिक क्या हो गया, ई हो गया। तो ए हमारा क्या है, फिनॉल है। तो यहाँ पर लास्ट में यानी सब कुछ करने के बाद, लाइन खींचने के बाद आप लिखेंगे ए बराबर, सूत्र लिखेंगे, नाम लिखेंगे, सबके नाम लिख दिया मैंने। ये फिनॉल है, ये बी और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, केवल बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक अम्ल। सी बराबर, डी बराबर और ई बराबर, इनके सूत्र प्लस नाम लिखने हैं जो लास्ट में आप उतार देंगे और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। आप चलते हैं छठवें के का के अथवा पर। क्वेश्चन नंबर 6 के का अथवा कह रहा है लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, सभी अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरणों द्वारा लिखिए। ठीक है ना। तो लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल का निर्माण करना है, ये आपको मिलता है चैप्टर नंबर 10 में, यानी चैप्टर नंबर ये 10 का है और 11 का है, 11 चैप्टर नंबर का है। किसका है, 11 चैप्टर का है, 11 पार्ट का है। ठीक, और मेथिल अल्कोहल का निर्माण आपके नोट्स में होगा, नहीं तो यूट्यूब पर आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आगे कह रहा है छठवें का खा, कह रहा है निम्नलिखित क्रियात्मक समूहों को बदलने में प्रयुक्त होने वाले अभिकर्मकों को लिखिए। ठीक है ना, प्रयुक्त होने वाले अभिकर्मकों को लिखिए। तो उसने पहला ऑप्शन दिया CHO को CH2OH में बदलना है। ठीक है ना, CHO को CH2OH में बदलना है। तो देखिए CHO को CH2OH में बदलने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट से अगर हम अपक्रिया करवाते हैं तो ये बन जाता है OH यानी अल्कोहल समूह में चेंज हो जाता है, या अथवा इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं CH2OH। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हम यहां पर मान लो CH3 CHO ले लिया, अब क्रिया में LiAlH4 अथवा सोडियम बोरोहाइड्रेट BH4 लेते हैं, तो ये हमारा बनेगा क्या, CH3 CH2OH। बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन अब चेन में प्रयोग हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा जो अभिकारक हुआ, यानी यहां लिखेंगे अभिकारक बराबर कौन है, LiAlH4। ठीक है ना। दूसरा कह दिया उसने नंबर 2 पे CN साइनाइड समूह को COOH में बदलना है। ठीक है ना। तो साइनाइड समूह का अगर हम जल अपघटन करवा दें, देखिए साइनाइड को बदलना किस में है, COOH में, तो क्या कर सकते हैं, इस काम करवा देते हैं जल अपघटन। क्या करवाते हैं भैया, जल अपघटन करवाते हैं, यहां लिख सकते हैं जल अपघटन। ठीक है। अब अगर इसका हम जल अपघटन करवाते हैं तो देखिए फॉर एग्जांपल में क्या होगा, मान लीजिए CH3CN, ठीक है ना, क्या ले लिया, CH3CN ले लिया, प्लस जल अपघटन के लिए 2H2O लेते हैं और यहां पे लिख दिया जल अपघटन। ठीक है। तो ये बनेगा क्या, CH3COOH प्लस NH3। ठीक है ना। तो यहां पर जो अभिकारक है वो कौन है, अभिकारक बराबर H2, ये आपका आ जाएगा पहले के लिए। तीसरे में कह रहा है COOH को यानी ओइक एसिड को हाइड्रोजन में चेंज करना है, आप चेंज करना है, अर्थात एल्केन बनाना है। क्या बनाना, एल्केन, यानी COOH को H।
एल्केन बना, तो यहाँ पर LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काम करेगा, और इसका लगा के अगर हम गर्म कर देते हैं तो एल्केन बन जाता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि CH3 COOH प्लस H कितने लेने हैं बाद में देखेंगे, LiAlH4, और ये बन जाएगा CH3 प्लस 2H2। तो हाइड्रोजन 3 और 1 4, उधर 6 और 4 10, 6 और 4 3 3 4 और 4 4 8, नहीं 6 6 6 4 10, मतलब कि 3 और 1 4, मतलब 6 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा बन जाता है क्या, एल्केन बन जाता है। अब पांचवी बात को कह रहा है कि COOH को ऑयल हैलाइड यानी COCl में बदलना है, COCl, ठीक है ना, किस में बदलना है, COCl में बदलना है। तो ये बहुत सिंपल सी क्रिया होती है, अगर हम PCl5 से क्रिया करवा दें, किससे करवाते हैं, PCl5 से, तो COCl प्राप्त हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि CH3COOH ले लिया, ठीक है, एरो मार्क के ऊपर PCl5 लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा क्या, CH3COCl प्लस POCl3 और प्लस HCl, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका रह गया, तीसरे का जो अभिकारक है वो कौन है, LiAlH4, और इसका जो अभिकारक है वो है PCl5। ये आपसे आंसर पूछ रहा था कि इसमें से अभिकारक आपको लिखना है, तो देखिएगा, एक पहले का, दूसरे का अभिकारक, तीसरे का अभिकारक और ये चौथे का अभिकारक। तो इस तरह से आपका छठवें का जो खा है वो कंप्लीट हो जाता है। छठवें के खा का अथवा, क्वेश्चन नंबर छठवें के खा का अथवा का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि ये दिया हुआ है फेनिल ओएट, ठीक है ना, एस्टर दिया हुआ है, इसकी निर्जल AlCl3 से अपक्रिया करवाना है, तो कह रहा है इस अपक्रिया को कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चन मार्क करके क्वेश्चन छोड़ दिया। तो अगर हम इसको शुरू करते हैं निर्जल AlCl3 के साथ, तो देखिए ये जो हमारा है ये COOR एस्टर समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, CH3 की जगह पे R रख दिया, ये किस तरीके से खुलेगा वो दिखा दिया। अब ये जो है AlCl3 कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, और इसको यहाँ पर पॉजिटिव और ये निगेटिव आयन के रूप में जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब जब निगेटिव आयन के रूप में जुड़ता है तो ये योगात्मक यौगिक बनता है, जहां से RCO यानी कि RCO इतना समूह निकल जाता है, ठीक। अब जब इतना समूह निकलता है तो ये OCAlCl3 माइनस बनता है, बचा क्या है, O बचा आपका और AlCl3 माइनस बचा। अब जो ये उत्पाद प्राप्त हुआ ये दो प्रकार से अपक्रियाएं करता है, RCO को ऐड करता है, यानी एक क्रियात्मक समूह को जोड़ता है, एक 370 केल्विन पर काम करता है और एक रूम टेम्परेचर पर काम करता है, ठीक है ना। तो अगर 370 पर अपक्रिया करता है तो ये यौगिक बनाता है आर्थो पर, और अगर यही रूम टेम्परेचर पर क्रिया करता है तो ये पैरा यौगिक बनाता है, ये आर्थो यौगिक बनाता है। इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। इसको क्या करना है, गर्म करना है, गर्म करने पर यह क्रिया कंप्लीट होती है, ठीक। अब इसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं। छठवें की खा के अथवा का दूसरा पार्ट, पहला पार्ट था निम्नलिखित अपक्रिया को कंप्लीट कीजिए, वो कर दिया। अब छठवें के खा का जो दूसरा पार्ट है उसका ए पार्ट है पर्किन अपक्रिया, और कह रहा था निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, एक पर्किन अपक्रिया और दूसरा बेंजोइन संघनन पर। तो देखिए इसमें डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि जब किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड की किसी एलिफैटिक अम्ल के एनहाइड्राइड से, ध्यान देना बहुत सारी लैंग्वेज है, कि जब किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड की, एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए। अब मान लीजिए एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब हमने ले लिया C6H5CHO, ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया, कि किसी एलिफैटिक अम्ल के एनहाइड्राइड से, ठीक है ना, एलिफैटिक अम्ल के एनहाइड्राइड से। तो एनहाइड्राइड का मतलब हम ले लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O,
ठीक है, और CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। ये एस्टिक एनहाइड्राइड हो गया हमारा, क्या हुआ, एनहाइड्राइड है ना। कह रहा किसी एलिफेटिक अम्ल के एनहाइड्राइड से जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है। जब क्रियात्मक समूह, ध्यान देना, जब क्रियात्मक समूह से जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसकी कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो उसके सोडियम लवण से, अब एक हमें सोडियम लवण लेना पड़ेगा, मान लीजिए CH3COO Na ले लिया यहाँ पर, ठीक है ना। सोडियम लवण से अभिक्रिया कर असंतृप्त अम्ल बनाता है, अनसैचुरेटेड अम्ल बनाता है। असंतृप्त का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो है C6H5CH डबल बॉन्ड COOH सिनेमिक अम्ल बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है, सिनेमिक अम्ल बनता है। ये हमारा बन जाता है डबल बॉन्ड C6H5CH डबल बॉन्ड COOH अम्ल बनता है। परकिन अभिक्रिया, यानी यह अभिक्रिया परकिन अभिक्रिया कहलाती है। प्लस CH3COOH बैलेंस कर लेते हैं, देख लीजिएगा 4 ऑक्सीजन है, चारों ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। ये 6 7 8 9 10 11 6 7 8 9 10, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो कार्बन तो 4 और 5, 1 2 3 4, ठीक है। आगे आपका हाइड्रोजन की बात करें तो 5 तो इसके निकले गए, ओके। 3 3 6 1 7 2 3 2 5 1 6 ठीक। तो ये हमारा बन जाता है ओके सिनेमिक, जो असंतृप्त अम्ल बनता है, ये हो गया असंतृप्तता के रूप में। अब हम आगे चलते हैं तो दूसरी कह रहा है बेंजोइन संघनन या बेंजोइक संघनन, एक ही बात है। कह रहा है बेंजल्डिहाइड के 2 अणु, बेंजल्डिहाइड के 2 अणु, है ना, क्वेश्चन है बेंजोइन संघनन। बेंजल्डिहाइड के 2 अणु एल्कोहलिक केसीएन की उपस्थिति में, एल्कोहलिक केसीएन की उपस्थिति में संघनित होकर, अब बेंजल्डिहाइड C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस C6H5 C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड E, है ना। बेंजल्डिहाइड के 2 अणु ले लिए, उसने कहा एल्कोहलिक केसीएन AlC.KCN, एल्कोहलिक केसीएन की उपस्थिति में संघनित होकर बेंजोइन का निर्माण करते हैं, यानी C6H5 सिंगल बॉन्ड CHOH CH और C6H5। अभी एक चीज बैलेंस नहीं हुई, ये हाइड्रोजन डबल ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन OH, ठीक है। ये बना हमारा बेंजोइन। तो ये अभिक्रिया हमारी कहलाती है बेंजोइन संघनन, ठीक है ना। तो इस तरह से छठवें के का अथवा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, इसके निर्जली कारक के रूप में उपयोग लिखिए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा में कह रहा है, अथवा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण देते हुए संक्षिप्त वर्णन कीजिए। लेड एसीटेट के साथ इसकी अपक्रिया का रासायनिक, तो ये दोनों टॉपिक्स जो हैं आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं, हटा दिए गए हैं। अब हम चलते हैं 7वें के खा का फर्स्ट पार्ट है, अभिक्रियाओं द्वारा सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में 1 CHO तथा 5 OH समूह उपस्थित है। 1 CHO समूह उपस्थित है और 5 OH समूह उपस्थित है। तो देखिए ग्लूकोज का पहला CHOH का होल 4 CH2OH, लिख सकते हैं CHO समूह के लिए अभिक्रिया, ठीक है ना।
तो चलिए हम मान लेते हैं कि इसकी अभिक्रिया हम हाइड्रोजन साइनाइड से करवाते हैं, HCN से करवाते हैं, तो क्या बनता है CH सिंगल बॉन्ड OH CN CHOH का होल 4 CH2OH, नाम होगा ग्लूकोज साइनो हाइड्रेट। इस अभिक्रिया के आधार पर सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में एक CHO समूह उपस्थित। इस अभिक्रिया के द्वारा सिद्ध हो जाएगा कि ग्लूकोज में एक OH समूह उपस्थित है। नंबर 2 पर OH समूह के लिए अभिक्रिया, OH समूह के लिए अभिक्रिया अगर हम करवाते हैं, करके देखते हैं तो क्या बनेगा कि CHOH का होल 4 CH2OH प्लस 5PCl5 से क्रिया करवा देते हैं, तो बनता क्या है CHO प्लस CHCl का होल 4 CH2Cl का CH2Cl, नाम होगा पेंटाक्लोरोग्लूकोज, पेंटाक्लोरोग्लूकोज, ये बन जाएगा, ठीक है ना, प्लस 5POCl3 प्लस 5HC, ये बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो और इस अभिक्रिया से ये सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित हैं। तो ये दोनों अभिक्रिया कर देने से सातवें के खा का फर्स्ट पार्ट पूरा हो जाएगा। और अब चलते हैं सेकेंड पार्ट में। सातवें के खा का सेकेंड पार्ट कह रहा है ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन बनाने में होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण। क्या करना है, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन बनाना है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ग्लूकोज का सूत्र होता है CHOH का होल 4 CH2OH। इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं फेनिल हाइड्रोजन से, यानी कि NH2 NHC6H5। इससे अभिक्रिया करवाएंगे तो ये H2 और O मिलकर के H2O निकाल देंगे, बनेगा CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 CHOH का होल थ्राइस CH2OH। क्या किया, यहां से 4 भाग थे, 4 बार था ना होल 4, तो हमने एक को बाहर कर लिया और 3 को एक साथ लिख दिया। अब इसकी पुनः क्रिया करवाते हैं फेनिल हाइड्रोजन से, NH2 NHC6H5। तो देखिएगा एक भाग एनिलीन निकल जाएगा C6H5NH2 और एक निकलेगा NH3, ठीक है ना। तो बचेगा क्या, CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 CO CHOH का होल थ्राइस CH2OH। इसकी पुनः अभिक्रिया करवाते हैं फेनिल हाइड्रोजन से, तो H2N NH C6H5। तो देखिए इतना भाग निकल जाएगा, क्या निकल गया, H2, है ना। बचा क्या है, CH डबल बॉन्ड N NHC6H5 C डबल बॉन्ड N NHC6H5 CHOH का होल थ्राइस CH2OH। ये है हमारा ग्लूकोसाजोन, ठीक है ना, ये हमारा ग्लूकोसाजोन बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का खा कंप्लीट होता है। और अब हम चलते हैं 7 के खा के अथवा पर, जो कि पहले पार्ट में कह रहा है DNA RNA में अंतर पूछ रहा है, DNA व RNA में अंतर, जो आपको पिछले सेटों में करवाया जा चुका है, आप लोग स्वयं कर सकते हैं। नंबर 2 पर पूछ रहा है A व C के लिए क्यों आवश्यक है, तो विटामिन A व C क्यों आवश्यक है, तो विटामिन A से
कमी से हमारे शरीर में रतौंधी नामक यानी आंखों में रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिससे शाम के समय दिखाई कम देता है, ठीक है ना। और सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्किन रोग हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से आपका ये 7वां सेट कंप्लीट होता है। अब सॉरी 5वां सेट कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे आगे। तो देखिए होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूं कि लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है। केमिस्ट्री क्लासेस शुरू होने वाली है। केमिस्ट्री क्लासेस में आपकी टाइमिंग है 9 से 10 AM, ठीक है ना। और बायोलॉजी की क्लासेस है 8 से 9 AM, ठीक है ना। 9 से 10 AM और 8 से 9 PM, ठीक है ना। फिजिक्स क्लासेस आपकी हाई स्पीड क्लासेस ये आपकी 10 से 11 AM पर कार्य कर रही है, 10 से 11 AM पर चल रही है, जिसको आप देख सकते हैं। और ये सभी क्लासेस यूट्यूब पर, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की सभी क्लासेस यूट्यूब पर आपको फ्री में मिलेंगी, इसलिए आप उन्हें आराम से देख सकते हैं। ओके, फ्री में क्लास ले लीजिए, पढ़ते रहिए। और आपका ये भी अब डिसाइड हो गया है कि आपका एग्जाम होना है। क्वेश्चन का पैटर्न आपको जल्द बता देंगे, जैसा कि गवर्नमेंट आपको आदेश करेगी। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।